कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। ये 30th जब नोटिस सर्व करे गए थे इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उस वक्त के फुटेजेस हैं। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का जमाव नहीं है। इसको बंद कर दो। अब आप नेक्स्ट फुटेजेस पर आ जाओ, एक एक करके सब चलाते जाओ। इसको हटा दो, चला लो, इसको पूरा चला लो। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट, इसको बंद करो। हाँ, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट टाइम की आगजनी की फोटो है, जब फर्स्ट आगजनी हुई थी। ये थोड़ा सा क्लोजअप व्यू है, वो दूर से था। इसको बंद करो। नेक्स्ट ले लो। इसको पूरा चला दो। बताओ। क्या कह रहे हो? इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। अब ये आप देखते जाइए, ये उस वक्त के फुटेजेस हैं जब थाने को अटैक करा गया, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसको एक बार और प्ले कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ, ये वाला चला दो, अभी जो चल रहा था। थाने वाला, ठीक है। इससे छठा वाला, 6th वाला। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी के फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड हैं, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। ये आप फुटेज देख रहे हैं। तो डीएम वंदना सिंह को सुन रहे थे आप। नैनीताल की जिलाधिकारी है जो बता रही कि किस तरीके से आगजनी की शुरुआत हुई, कहां पर पहले पथराव हुआ, पथराव के बाद क्या हालात बने, उसको वो वीडियो फुटेज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि भी कहा जा रहा है दरअसल कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश दिए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। तो वही दूसरी ओर हिंसा बवाल के बाद जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, उसके तहत कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। जिस तरीके से पथराव किया गया, पुलिस पर बाइकें जली, पत्रकारों की गाड़ियों में आग लगा दी गई, थाने में लोगों को जिंदा जलाने
का प्रयास किया गया, लिहाजा इसी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है और कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। तो कार्रवाई का दौर लगातार जारी है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई है कि नोटिस पहले दे दिया गया था और उसके कई दिन के बाद अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंचती है और वहां पर उन पर सबसे पहले पथराव शुरू हो जाता है। तो क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि देवभूमि उस वक्त पर दहली है जब बीते एक दिन पहले ही विधानसभा में यूसीसी बिल पास होता है। तो क्या हिंसा और बवाल का किसी तरह का कोई यूसीसी कनेक्शन है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। तो देखिए, हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया जा चुका है, इंटरनेट सेवा बंद हो चुकी है, आगजनी करी गई है, जहां गाड़ियां जलाई गई, जहां लोगों के शटर के आगे, दुकानों के आगे आग लगाने की कोशिश करी गई, ऑफिसर्स की गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करी गई। ये उसकी फुटेजेस हैं। इसको बंद कर दो। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, इससे पहले कि आप लोग अपने एक एक करके सवाल लेंगे। इसमें आप लोग थोड़ा सा सभ्यता के साथ ले लीजिए। देखिए, आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद है और आप सभी लोग पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, तो आप समझदारी का परिचय दें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा आप लोग ये ना पैदा करें, क्योंकि ये अभी सहयोग की अपेक्षा है, अभी सहयोग ही आप लोग दिखाएं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की GIS मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, PWD और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया। जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहाँ मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो संभ्रांत लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफ़ी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे,
तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेस वहां पहुंची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करे गए, जिसमें एक 2007 का एक ऑर्डर था। 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को एक ऑर्डर किए गए थे किसी प्रार्थना पत्र के डिस्पोजल के लिए पर्टिकुलर परिसंपत्ति के संबंध में। उसका जब हम लोगों को वो कागज रिसीव हुआ, तो उस कागज की, उस आदेश की सैंक्टिटी को सुरक्षित रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमारे द्वारा अपने कार्यालय से उसकी पत्रावली ट्रेस कराई गई और ये वेरीफाई किया गया कि इसका डिस्पोजल क्या 2007 से लेकर 2024 तक किया गया या नहीं किया गया। उसका डिस्पोजल की जब विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो जल्दबाजी में डिमोलिशन ड्राइव ना करके उसको उस दिन रोक दिया गया, ताकि संबंधित पक्षों को वैधानिक कार्रवाई करने का पर्याप्त अवसर दिया जा सके। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जो विधि विरुद्ध हो या लीगल प्रोसेस अपनाकर ना करी जाए। ये हमने एक्टिविटी को रोका गया। मदरसा जिसको कहा जा रहा है, उस भवन को सील कर दिया गया। सभी की सहमति ली गई। वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था। पीएसी वहां पर पोस्टेड थी। किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी। कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वाज अ स्ट्रक्चर विच वाज इलीगल। और उसको डिमोलिश करने से पहले जितनी भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं वो पूर्ण करी गई। जब हमने अगले दिन 2007 के ऑर्डर का डिस्पोजल किया नेक्स्ट डे अपने कार्यालय में, उसके बाद इस बीच में संबंधित पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से नोटिस पर स्टे लगाए जाने की डिमांड करी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने 2 दिन सुनवाई करी और दूसरे दिन सुनवाई में ये निर्देश दिए कि जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनको किसी भी प्रकार की राहत दिए जाने से मना कर दिया गया। जो हम लोगों को जो माननीय उच्च न्यायालय से हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है अपने सरकारी एडवोकेट्स के थ्रू, उनके थ्रू कम्युनिकेट हुआ। प्रॉपर इन राइटिंग के ओरल ऑर्डर्स में किसी भी प्रकार का रिलीफ संबंधित पक्षों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये मूवमेंट हम लोगों ने, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन तो 3 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई थी डिमोलिशन ड्राइव की, हमारी टीमें 3 दिन पहले से डिमोलिशन ड्राइव के लिए तैयार थी, तो हमने डिमोलिशन ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया। एडजस्ट कर लो। तो हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ। जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर।
और प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, प्रोटेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्पर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, उसमें फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ। बाकी जगह पर ज्यादा फोर्स यूज करे बिना सिर्फ अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही एरिया को बचाया गया। जैसे ही थाने से इन लोगों को डिस्पर्स किया गया जो अराजक तत्व थे और वहां उपद्रव मचा रहे थे और लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, थाने से डिस्पर्स करने के तुरंत बाद एक क्षेत्र पड़ता है गांधीनगर, आप सब लोग जानते हैं। इस मॉब के द्वारा उस क्षेत्र को घेर लिया गया। गांधीनगर के क्षेत्र में मिश्रित आबादी है, वहाँ सभी धर्मों के, सभी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, कोई एक विशेष समुदाय वहाँ निवास नहीं करता है। उस क्षेत्र को घेरा गया, उससे भी टेरराइज करने की जो है कोशिश करी गई स्टेट मशीनरी को भी और वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों को भी। उसको प्रोटेक्ट, उसके बाद हमारा क्योंकि रेनफोर्समेंट भी आ गया था, हमारी बहुत सारी पीएससी आ गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी शुरू हो गई थी, तो हमारा पहला प्रायोरिटी था थाने को प्रोटेक्ट करने के बाद कि हम गांधीनगर में किसी प्रकार का जो है अराजकता ना होने दें। हमने उसको प्रोटेक्ट किया, वहाँ किसी प्रकार की कोई जो है जनहानि नहीं होने दी, वहाँ किसी प्रकार का बहुत अतिरिक्त फोर्स यूज करे बिना किसी भी प्रकार के जो है एक्सेस फोर्स के उसको कंट्रोल करा गया। बनभूलपुरा से मॉब क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था, तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा, एसएसपी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनकी फोर्स ने काफी धैर्य का परिचय दिया। वहाँ पूरा प्रयास ये रहा कि हल्द्वानी का जो मेन शहर है उसको बचाया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मॉब को एंटर ना होने दिया जाए। जो प्रभावित क्षेत्र है उसको लिमिट किया जाए, उसको लिमिट किया गया। लगभग पूरा ही प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स इस काम में लगी हुई थी कि हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में, बनभूलपुरा का प्रभावित क्षेत्र छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रिटेलिएशन में या किसी भी अन्य रूप से कोई घटना घटित ना हो। और मैं इस मामले में हल्द्वानी के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और साधुवाद देना चाहूंगी कि आप सबने प्रशासन का सहयोग करा, पुलिस का सहयोग करा। अन्य क्षेत्रों में किसी भी कम्युनिटी के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रियात्मक जो है घटना घटित करने की कोशिश नहीं करी। सब लोग शांतिपूर्वक अपने घरों में रहे, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग प्रवोक करने की, भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उनके उकसाने में नहीं आए। तो ये हल्द्वानी की जो सामान्य जनता है जिन्होंने कल बहुत शांति और धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जो ये एक्टिविटी थी, ये पूरा जो डिमोलिशन ड्राइव था, ये कोई आइसोलेटेड ड्राइव नहीं था। मैं पहले ही आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये लगातार चल रही चीज़ थी। एक एरिया में ही ये घटना हुई, अदर एरियाज में डिमोलिशन ड्राइव्स टेकअप हुए, बड़े बड़े ड्राइव्स टेकअप हुए, 10-10, 20-20 दुकानों के, मकानों के ड्राइव्स टेकअप हुए। वहाँ किसी प्रकार का कोई रिटेलिएशन पुलिस पर, प्रशासन पर नहीं किया गया। जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता, ये हमारा मंतव्य है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता उतना ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज़्यादा हल्द्वानी में और ज़्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती।
क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। तो ये हम लोगों का असेसमेंट रहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा समय देते तो उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलता। मैंने एविडेंस के साथ आपको बताया कि 30 तारीख से 8 तारीख के बीच में कितना प्रिपरेशन किया गया है। तो अगर हम और समय देते तो ये ज़्यादा हो सकता था। तो ये निर्णय सही था कि ज़्यादा समय ना दिया जाए, जितना जल्दी, जितना आसानी से, स्मूथली इस एक्शन को किया जा सकता है उतना किया जाए। उसमें अंदेशा हमेशा होता है जब आप कोई इस तरह के ड्राइव्स टेकअप करते हो डिमोलिशन की, जब आप अपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा करते हो तो थोड़ा बहुत विरोध की, थोड़ा बहुत जो है प्रदर्शन की, अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की संभावनाएं रहती हैं। पर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विदाउट प्रोवोकिंग, विदाउट हार्मिंग एनीबडी, किसी का घर नहीं टूट रहा है, कोई बेघर नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्टली हार्म नहीं हो रहा है। देयर इज अ स्ट्रक्चर विच इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ नगर निगम, विच हैज ऑलरेडी बीन सील्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां ऑलरेडी गवर्नमेंट की प्रेजेंस अवेलेबल है, कब्जे में है, कंप्लीटली अवैध सिद्ध हो चुका है सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया में, उस पर। और दूसरी चीज और मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ, उसके बाद आप लोगों के सवाल हम लोग लेंगे, वो ये है कि जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। व्हाटएवर जो भी लोग ये उपद्रवी थे, जितनी भी संख्या में थे, वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बिल्कुल पीसफुल हैं, वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो वास्तविक रूप से डरे हुए थे। मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचा जाए, ताकि जो लोग अंदर रहते हैं, जो बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ रहना चाहते हैं, कानून का पालन करना चाहते हैं, कानून का सम्मान करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार की अफवाहों की वजह से। तो ये जो मॉब था, जिन लोगों ने भी ये घटनाक्रम कल घटित किया है, इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है। अब आप वन बाय वन आपने खुद जब ये बताया कि उनके पास पत्थर जमा थे, उन्होंने पेट्रोल बम लगे, तो क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं था? वन बाय वन आपने अभी बताया कि 7 फरवरी को असेंबली में यूसीसी का बिल पारित हुआ, उसके लिए तमाम बैठकें की गई थी, पहले से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि 8 तारीख को आप बुलडोजर लेके पहुंच गए, जबकि सेंसिटिव इशू था, यूसीसी के बाद इस तरीके का रिएक्शन आ सकता था? आप इसको कैसे जस्टिफाई? आपका ये सवाल आप एक बार जरा अपने आप से पूछिए। भारत देश का, उत्तराखंड राज्य का हल्द्वानी शहर का एक एरिया है जहां एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, कोई वॉर नहीं करनी है, कोई जंग नहीं लड़नी है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में हमको वॉर जैसी प्रिपरेशन करनी पड़े, तो क्या ये अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि वो क्षेत्र कानून व्यवस्था का सम्मान करता है या नहीं करता है? ये आपने अभी ये बताया कि छत के ऊपर पत्थर जमा थे, उन्होंने पेट्रोल पंप पहले से तैयार किए हुए थे, मॉनिटर कर रहे थे, ड्रोन से देख रहे थे, तो फेलियर? तो क्या इंटेलिजेंस ये बिल्कुल फेलियर नहीं है। हमारी इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप इंटेलिजेंस फेलियर को मान रही हैं? एक करके पूछो। घायलों की संख्या क्या है, क्या मौत का आंकड़ा अभी तक है? डिटेल ही बता दीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है मैडम।
एक एक करके पूछेंगे। डिटेल क्या है? डिटेल घायलों की और मौत के आंकड़े क्या है? मौत के आप आंकड़े क्या है? एक एक करके पूछेंगे तो मैं सबका जवाब दूंगी। आई एम सिटिंग हियर। सारे लोग एक साथ ना बोलें, मैं पहले इंटेलिजेंस फेलियर पर ही बोलूंगी, ठीक है? तो आप लोग कम से आप लोगों से समझदारी की अपेक्षा है, आज की तारीख में सेंसिटिव इशू है, सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग एक एक करके पूछिएगा। अगर आप सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो एक का भी जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हम धैर्यपूर्वक सभी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप एक एक करके पूछेंगे तो सबका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सारी तैयारियां करी गई थी। ये डिमोलिशन ड्राइव थी, ये कोई रायट नहीं था, दंगे की तैयारी नहीं थी। डिमोलिशन ड्राइव के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करी गई थी और उतनी ही मात्रा में संसाधन रखे गए थे और इसीलिए कंट्रोल भी हो पाया। इतने स्ट्रिक्ट जो है रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी अगर ये 2-2.5 घंटे के अंदर कंट्रोल हुआ और हल्द्वानी के मेन सिटी तक कुछ नहीं पहुंचा, तो ये इस तरह ये प्रिपरेशन का फेलियर नहीं था, ये प्रिपरेशन की एक्चुअली सफलता है। घायलों की संख्या क्या है? कैजुअलिटी क्या है? कैजुअलिटी और घायलों की वन बाय वन। जवाब पेट्रोल बम और पत्थरों की जो आप बातचीत कर रही हैं, क्या ड्रोन के जरिए किया गया था? क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने कहा कि वहां पर जमावड़ा हो गया था, तो क्या इन चीजों को देखते हुए ड्राइव किया गया? पुलिस की जो बल थी वो पर्याप्त थी, 4 लोगों की मौत हुई है, ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। बिल्कुल इस चीज को एनालिसिस किया गया था, ये बिल्कुल प्रयास था। आपको मैंने पहले ही ये बात एक्सप्लेन करी पूरे घटनाक्रम के दौरान कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया। उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया, उस मॉब को डिस्बर्स कर दिया गया बिना तैयारी के। ये संभव नहीं था। अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही हार जाते, हम उस मॉब से ही जो है वहां से भाग कर आ जाते। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया। उसको भी रिटेलिएट करके जवाब दिया गया। उसको भी जो है समझदारी से, शांतिपूर्वक, बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए, तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। अदरवाइज एंटायर बनभूलपुर भी घटनाक्रम हुआ, वहां किसी भी प्रकार की फायरिंग या अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये प्रिपरेशन थी, ये मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूं। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो पत्थरों के अटैक के वक्त ही हम जो है इस स्थिति में नहीं होते कि उसके बाद हम कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल किया गया, इसका मतलब प्रिपरेशन थी। घायलों की संख्या क्या है? कैजुअलिटी क्या है? और अभी हालात क्या है? बनाया ही नहीं गया था मैडम, घायलों की संख्या, मैडम घायलों की संख्या, कैजुअलिटी नहीं था। आउटर पैरामीटर के बारे में सोचा ही नहीं गया कि बाहर से भी लोग आ सकते हैं, बाहर से भी अटैक हो सकता है। इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया? इस बारे में बिल्कुल सोचा गया और आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि आउटर पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार का एक व्यक्ति को भी एक भी खरोंच नहीं लगी, एक भी व्यक्ति आया नहीं, घुसा नहीं। इसकी प्रिपरेशन करी गई थी, इसका ध्यान रखा गया था, इसको कंट्रोल किया गया था। अगर ये फेलियर माना जाता उस कंडीशन में जब बाहर से, आउटर एरिया से बड़ा मॉब हल्द्वानी के अंदर एंटर करता, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल किया गया, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करी गई। घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात। मैडम घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात के बारे में कुछ एक मिनट, वन बाय वन मैडम एक एक करके, घायलों की संख्या एक एक करके बताऊंगी। कैजुअलिटी और अभी के हालात, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी बता दूंगी वन बाय वन। मैडम घायलों की संख्या बता दीजिए। वो पीछे जो लोग खड़े, योगेश जी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैडम ये मेन है ना, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात क्या है, ये बता दीजिए। ये बता दीजिए, घायलों की संख्या, कैजुअलिटी और अभी के हालात क्या है? महिलाएं और बच्चे कितने गंभीर रूप से घायल? हमारे जो नंबर्स हैं ये है ना इसमें। हाँ बताइए एसएसपी साहब, वो वाला ले। देखिए, जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, उसमें जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो
2 डेड बॉडीज अभी जो है एसटीएच में मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा, कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं, 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से, डेथ गनशॉट से 2 जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, क्लियर कर देते और हैं। बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका एसटीएच में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी के हालात क्या है, फोर्स कितनी लगाई गई है? अभी के हालात जो है सामान्य है, जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी पीएससी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। में से कितनी गिरफ्तारी? एक सवाल ले लीजिए, चिन्हित कितने कर रहे हैं? गिरफ्तारी कितनी हुई है? 4 मौतें हुई और आपके द्वारा बताया। ये एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 चिन्हीकरण और गिरफ्तारी क्या है? देखिए कुछ उपद्रवी जो हैं उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उपद्रवी हमारे कब्जे में है, बाकी लोगों का चिन्हीकरण लोगों ने कर लिया है। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोब में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर अटैक करने का काम किया। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे में। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मौत को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मौत को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली से की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के लिए हम एग्जाम्पल सेट करेंगे। बताया जा रहा है कि बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं इस घटना के लिए, बाहर से भी कुछ लोग थे, क्या वो आइडेंटिफाई हो पाए हैं कि बाहर से कौन लोग पहुंचे? देखिए इस एरिया में जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, गोली चलाने से पहले इन लोगों के द्वारा कंट्री मेड वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स हैं उनके द्वारा फोर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई। उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया, चूंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे, उनकी जान बचाने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर-बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई। लेकिन कुछ उपद्रवी हो सकता है कि भागते टाइम गिर गया, किसी और वजह से उनके साथ किसी और बॉडी पार्ट में चोट लगी है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले ली है और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में हर तरीके से शांति बनी हुई है। इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया सर मीडिया कवरेज से रोका जा रहा है। दंगाई जो है बहुत बड़ी संख्या में थे, मैं मौके पे था, 200 से 250 लोग पत्थर मार रहे थे हमारी गाड़ियों पे, हमारे भी कई पत्थर लगे सर और सिर्फ 4 ही लोग अरेस्ट हुए ये अभी तक। देखिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हल्द्वानी शहर को शांतिपूर्ण तरीके से बचाने की है। जैसा कि मैडम ने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो उत्तर हुआ है उसका असर हम बाकी नैनीताल जिले में या उत्तराखंड में नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित तरीके
तरीके से बचाया जाए। इसके लिए गांधीनगर का जो मिक्स पॉपुलेशन एरिया उसके साथ साथ में हमारा रामनगर है, लालकुआ और ऐसे जितने भी सेंसिटिव एरिया जहाँ मिक्स पॉपुलेशन है वहां पर हमने अपनी फोर्स बढ़ाया और FIR रजिस्टर कर दी गई है। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्धार किया उनके खिलाफ अगले 24 घंटे में 30 कार्रवाई करेगी और जब तक लोगों को उठा के जेल भेजेगी। देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, बहुत सारे इस तरीके के रूमर फैल रहे थे जिससे कम्युनिटी में जो है कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांस था। इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है। जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है सुचारू रूप से। अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? देखिए इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट पे एज SSP मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था वहां पे किसी तरीके का इस तरह घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिन्ह था उसको बचाने के लिए स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया। थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोगों की डेथ किस वेपन से, किस के गोली चलाने से हुई। सर यही सवाल क्यों चैलेंज किया, सर क्यों पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया लोगों ने? सर ऐसी क्या वजह थी, वजह क्या है, क्या मंशा थी उनकी? क्या ऐसा गुस्सा था इन लोगों के भीतर जो पुलिस और प्रशासन इतना नाराज? देखिए गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो इन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है। उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था और आगे भी इनको समझ लिया जाएगा कि जो भी संविधान का स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेंगी। सर ऐसे दंगाइयों पर भैया मृतकों की पहचान तो पूछ लो। अरे मरने वाले कौन लोग हैं? इस तरह का अटैक बिना